हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से। और आज की जो अपनी क्लास रही, क्लास 9th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब है कि जो भी कोई भी बॉडी है, कोई एनिमल है, कोई प्लांट वगैरह है, वो बिल्कुल छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं उनसे मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, कंप्लीट बॉडी का निर्माण होता है, वो छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं उनकी वजह से आपस में जो कंबाइंड होंगे वो तो एक पूरी बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसके बारे में बहुत सारे जो बायोलॉजिस्ट थे, साइंटिस्ट वगैरह थे, वो सब अपने अपने अलग अलग विचार रखे थे उन्होंने। तो सबसे पहले सेल्स की जो डिस्कवरी हुई थी 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, फर्स्ट टाइम इन 1665 रॉबर्ट हुक क्या बताया था सेल के बारे में। अब जो सेल है आपका वो एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है। ठीक है, और लैटिन वर्ड है जिसका कुछ ना कुछ अलग से मीनिंग निकलेगा। तो इसका जो मीनिंग होगा सेल का, इसका मतलब क्या है, स्मॉल ग्रुप यानी छोटा कमरा। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले क्या किया था कि एक बार को ट्री ली थी। ठीक है, पेड़ की छाल ली थी और पेड़ की छाल पर से एक कोर लिया था, एक स्लाइस लिया था। ठीक है, यानी पेड़ की छाल को थोड़ा सा काट करके और अपने खुद के द्वारा डिजाइन किए हुए माइक्रोस्कोप की सहायता से उसको देखा था। ठीक है, पेड़ की छाल को जो बार होता है अंदर से, उसको अपने खुद के द्वारा जो डिजाइन किया हुआ माइक्रोस्कोप था उनका, उसकी सहायता से उसके अंदर देखा था। तो उन्होंने उसके अंदर क्या पाया था, देखेंगे, डिस्कवर ऑन कोर ऑफ ए ट्री। ठीक है, बाय देयर ऑन डिजाइन माइक्रोस्कोप। अपने खुद के माइक्रोस्कोप की सहायता से उसके अंदर देखा था। तो खुद के द्वारा जो माइक्रोस्कोप डिजाइन किया गया था उसके अंदर देखने के बाद उन्होंने क्या देखा अंदर कि इसके अंदर लाइक ए हनीकॉम्ब। ठीक है, लाइक ए हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्स बनी हुई थी उसके अंदर। हनीकॉम्ब का मतलब जो अपना मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसके अंदर तो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं, इसी प्रकार की स्ट्रक्चर्स उसके अंदर बनी हुई थी। ठीक है, तो उन्होंने इसका नाम क्या दिया था, सेल्स नाम दिया था। और सेल्स का लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड के अंदर जो अर्थ होता है क्या होता है, स्मॉल ग्रुप यानी छोटा कमरा। तो लाइक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर वहां पे बनी हुई थी यानी इस टाइप की। ये स्ट्रक्चर्स आपस में वहां पे बनी हुई थी। ठीक है, तो इन्होंने इसका नाम क्या दिया था, सेल्स नाम दिया था। अब ये तो बात होगी 1665 की। रॉबर्ट हुक ने बताया दिया कि कोई भी जो एलिमेंट है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो बिल्कुल छोटे छोटे सेल से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक, ये बात बताने के बाद में 1674 के अंदर 1674 के अंदर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सेल्स की एक और डिस्कवरी की थी। और जो सेल्स अब की बार, जैसे पहली बार तो आज इस पे की थी पेड़ की छाल के ऊपर, लेकिन ल्यूवेनहॉक ने किसके ऊपर की थी, पॉन्ड ऑफ वाटर के ऊपर। ठीक है, पॉन्ड ऑफ वाटर यानी कि समुद्र का जो पानी था उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा था। तो उसके अंदर इसी प्रकार के छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर होते हैं वो बने हुए दिखाई दे रहे थे। तो ल्यूवेनहॉक ने पानी के ऊपर की थी और रॉबर्ट हुक ने पेड़ की छाल के ऊपर की थी। ठीक है, ये सब डिस्कवरी होने के बाद में 1831 के अंदर, ठीक है, 1831 के अंदर एक नए साइंटिस्ट आए थे, परकिंजे। 1831 में परकिंजे ने क्या बताया था, परकिंजे ने एक नई चीज वहां से डिस्कवरी की थी, प्रोटोप्लाज्म।
प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होती है सेल्स के अंदर। इस सेल्स के अंदर कुछ ना कुछ एक फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है, जो इसके अंदर भरा हुआ है पहले से ही। उसको क्या नाम दिया था, प्रोटोप्लाज्म। फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, 1831 के अंदर। अब 1831 के अंदर बाद में जो अलग अलग और भी बायोलॉजिस्ट आए थे, ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस की खोज की थी सेल्स के अंदर। लिख लेंगे ये बात भी। रॉबर्ट ब्राउन फर्स्ट डिस्कवर द न्यूक्लियस ऑफ सेल। 1831 के अंदर क्या बताया था रॉबर्ट ब्राउन ने कि जो सेल्स होती हैं उसका बीच में कहीं ना कहीं केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, और उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी के अंदर। अब उसके बाद में 39 के अंदर और 38 के अंदर दो साइंटिस्ट और आए थे, 1838 और 39, सेल्डन और स्वान, ठीक है। सेल्डन और स्वान ने क्या कहा कि जो बेसिक यूनिट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जो बेसिक यूनिट होती है, फंडामेंटल यूनिट होती है या फिर स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, वो सेल्स ही होती है। बेसिक यूनिट एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ ए ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कुछ भी अपना परफॉर्म वर्क कर रहा है, ठीक है, जो भी वर्क कर रहा है वो सब किसकी सहायता से कर रहा है, बाय द हेल्प ऑफ सेल। सेल की सहायता से अपना कंप्लीट काम कर रहा है, तो वो क्या होगी, उसकी फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होगी किसी भी ऑर्गेनिज्म की। ये बात किसने बताया कि सेल्डन और स्वान ने 1838 में और 1839 के अंदर दोनों ने इस बात को डिस्कवर किया था, ठीक है। अब सेल्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी एक तो यूनिसेलुलर होता है और एक बाइसेलुलर होता है, ठीक है, या तो यूनिसेलुलर या बाइसेलुलर। यूनिसेलुलर यूनि का मतलब होता है वन, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल एक सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म which are made by only single cell। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल सिंगल सेल से मिलकर बने हुए होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर बोलेंगे। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, ये सारे के सारे कैसे हैं, आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। उसके बाद में बाइसेलुलर, यानी एक से अधिक सेल से जो मिलकर बने हुए होंगे, मोर देन वन। those organism which are made by more than one cell। और इसके अंदर कौन कौन सा आते हैं, जैसे प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, वो सब आपकी कौन सी होती हैं, बाइसेलुलर, यानी एक से ज्यादा सेल्स उसके अंदर इंक्लूड होती हैं।
प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये आपके बायोसेल्स होते हैं। ठीक है, अब सेल्स के जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं, कि सभी सेल्स के अंदर जो अलग अलग विभिन्न जो फंक्शंस किए जाते हैं वो सब अलग अलग ऑर्गेनल्स के द्वारा किए जाते हैं। तो मेनली जो 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं सेल्स के, वो एक बार देखते हैं। मेन 3, ठीक है, मेन है 3 ऑर्गेनल्स ऑफ ए सेल जिनके द्वारा ये मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, कौन कौन से हैं? फर्स्ट तो आपका न्यूक्लियस, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और थर्ड आपका है साइटोप्लाज्म, यानी जो भी लिपिड्स उसके अंदर होता है वो सब इन 3 चीजों से मिलकर बेसिक यूनिट होती है सेल्स की। न्यूक्लियस हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, अब जो बेसिक एग्जांपल है सेल्स के कौन कौन से, जैसे कि मान लो तो बेसिक एग्जांपल ऑफ सेल, नर्व सेल हो गई, ओवम हो गया, फैट सेल, ब्लड सेल, स्पर्म, ये सारी की सारी क्या है सेल्स के एग्जांपल। ठीक है, नर्व सेल है, ओवम, फैट सेल, ब्लड सेल, स्पर्म, ये सारे के सारे सेल्स के एग्जांपल है। अब इसके अंदर देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे बाहर वाला जो एरिया होता है सेल का, ठीक है, बाहर वाली जो वॉल होती है, दीवार होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा इसके अंदर? आउटर लेयर ऑफ सेल। अब सबसे जब बाहर पाई जा रही है तो इसका काम क्या होगा कि जो भी मेटेरियल बाहर से अंदर आ रहा है उसको अलाउ करना, और या जो अंदर से बाहर जाना चाह रहा है उसको अलाउ करना। ठीक है, तो उनको क्या करती है, परमिशन देती है कि इसको अंदर लेना है, नहीं लेना है, इसको बाहर जाने देना है, नहीं जाने देना है। परमिट द मॉलिक्यूल्स which comes from outside or which goes from inside। ठीक है, जो भी मेंबर्स बाहर से आ रहे हैं, जो भी आपके मॉलिक्यूल्स हम बाहर से आ रहे हैं, उनको परमिट करती है कि इसको अंदर जाने देना है, नहीं जाने देना है, या अंदर से जो एलिमेंट बाहर जाना चाह रहा है उसको भी परमिट करती है कि इसको बाहर जाने देना है, नहीं जाने देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करती है, कुछ एक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको ये सिलेक्ट करती है, ठीक है, कि इसको बाहर निकालना है और उसको अंदर आने देना है, खुद सिलेक्ट करती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन्स। यानी एलिमेंट खुद डिसाइड करेगी कि इसको अंदर लेना है, नहीं लेना है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो वाटर का फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो है, गैस का फ्लो है, सभी जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे इन्हीं के द्वारा फ्लो करेंगे, इसके अंदर बाहर आएंगे, अंदर जाएंगे, वो सब वाटर या गैस के द्वारा फ्लो होना है। ठीक है,
तो वाटर का फ्लो और जो गैस का फ्लो होता है इसके अंदर दो टर्म्स होती हैं, एक तो डिफ्यूजन और दूसरा होता है ऑस्मोसिस। ठीक है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में होता क्या है देखते हैं एक बार। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन हमेशा एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक है, गैसों के आदान प्रदान में जो भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो डिफ्यूजन का होता है। भले इंपॉर्टेंट रोल इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक है। अब इसके अंदर जो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, वो आपका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा। ठीक, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ spontaneous movement of substance from higher concentration to lower concentration। ठीक है, यानी कि कोई चीज जाता है, ज्यादा से कम की तरफ उसका फ्लो होना है। ठीक, जैसे सेल्स के अंदर पहले से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पहले से ठीक है, बैलेंस है, अगर जैसे ही ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो बाहर से ऑक्सीजन उसको अंदर जाने शुरू हो जाएगी, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हमेशा गैसों का मूवमेंट होगा इसके अंदर, उसको क्या बोला जाएगा, डिफ्यूजन बोला जाएगा। गैसों के आदान प्रदान में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में सबसे मेन रोल होता है इसका, डिफ्यूजन का। उसके बाद देखते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के अंदर क्या होगा, जैसे यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान हो रहा था, ठीक है, ऑस्मोसिस के अंदर क्या होगा, आपका वाटर एक्सचेंज होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा वो भी। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन to lower concentration। लेकिन बीच में यहां पे क्या आएगी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स, उसके द्वारा होगा इसका जो मूवमेंट होगा वाटर का। ठीक है, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। अब ऑस्मोसिस जो होता है आपका तीन प्रकार का होता है। ठीक, वो हम ऊपर डिसाइड करते हैं एक बार। थ्री टाइप्स कौन कौन सी होंगी, एक तो हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और थर्ड होगा हाइपरटोनिक। ठीक है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक में जो फ्लो ऑफ वाटर होगा
वो आपका हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ होगा, ठीक है। यानी कि सेल है कहीं भी, यहाँ बीच में मान लो सेल है कोई, और ऊपर कोई वाटर लेवल है, तो इसमें वाटर का फ्लो होगा वो आपका टुवर्ड सेल होगा, यानी हायर से लोअर की तरफ। अब यहाँ जब सारा पानी इसके अंदर आ जाएगा, सेल्स के अंदर आ जाएगा, तो सेल्स आगे क्या हो जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी, ऊपर तैयार चल जाएगी, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इन ए सेल, ठीक है। When water enter into the cell, cell swell up, यानी सेल्स के अंदर पानी आएगा, और पानी जब आएगा तो सेल्स क्या हो जाएगी, ऊपर तैरना शुरू कर देगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक बोलेंगे। हाइपोटोनिक के बाद में सेकंड नंबर पे आता है आइसोटोनिक। अब आइसोटोनिक के अंदर क्या होता है, आइसो का मतलब होता है इक्वल, ठीक है। यानी यहाँ पे कोई वाटर सॉल्यूशन रखा हुआ है और यहाँ पे कोई सेल आपकी, तो फ्लो ऑफ वाटर किधर होगा, इस साइड से, मतलब कि वाटर जा रहा है और बाहर निकल रहा है, जा रहा है और बाहर निकल रहा है, कुछ भी असर वहां पे नहीं हो रहा है, यानी दोनों लेवल क्या है वहां पे बराबर है आपके, तो नो फ्लो ऑफ वाटर, कोई फ्लो नहीं होगा, जितना पानी इसके अंदर यहां रहेगा उतना पानी उतना बाहर चला जाएगा, तो कोई भी मूवमेंट इसके अंदर नहीं होगा, यानी नो एनी मूवमेंट। इसके बाद में हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक के अंदर क्या होगा कि वाटर का जो लेवल है वो आपका नीचे रहेगा और सेल्स आपकी क्या रहेगी, ऊपर की तरफ रहेगी। अब सेल्स मान लो यहाँ पे थी और वाटर लेवल यहाँ पे था, तो इसके अंदर जो भी सॉल्यूशन होगा, जो भी वाटर वगैरह वो सब क्या बाहर निकलेगा, ठीक है। अगर पानी सारा बाहर निकल जाएगा तो सेल्स साइज रह जाएंगी, तो सेल्स क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी, डूब जाएंगे, वहां पे श्रिंक हो जाएंगी। और फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, यानी लो से हाई की तरफ चलेगा, ठीक है। पानी जाता है यहाँ पे, लेकिन ऊपर जाता है सेल, तो सेल से सारा पानी क्या हो जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और सेल्स के अंदर पानी नहीं बचेगा, तो सेल्स वहां पे क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, डूब जाएगी। ये तीन प्रकार के ऑस्मोसिस थे, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक, ठीक है।